गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है फिर से आप लोगों का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल आरडी ऑनलाइन क्लासेस में। स्वागत करते हैं सभी का, खुशामदीद करते हैं, जय अनुमति कहते हैं, मोस्ट वेलकम करते हैं मेरे प्यारे साथियों। आज ये सभी दोबारा वापस उसी जोश और जुनून के साथ में चैप्टर नंबर जो हम लोगों का चल रहा है थर्मोडायनेमिक, उसके बारे में अपने दोबारा वापस स्टार्ट कर रहे हैं। कल की क्लास को जहां तक हम लोगों ने विराम दिया था उसके आगे लेकर के चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। कल की क्लास में कुछ अपने न्यूमेरिकल्स भी अपने डिस्कस किए थे, और जिन्होंने पिछली वीडियो देखी नहीं तो बेटा जी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जरूर पिछली वीडियो को देखना आप लोग, ताकि आज की क्लास भी आप लोगों को समझ में आ जाए। और पिछली वीडियो जो आप लोग देखोगे उसमें भी काफी इंपोर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने कवर किए हैं, तो वो भी आप लोग आसानी से डिस्कस कर पाओ। तो ये चैप्टर हमारा लगभग 3 वीडियो लगभग और बन सकती है आप लोगों की 3 दिन के अंतर्गत। हो सकता है कि अपने इस वीक में ये चैप्टर अपने फिनिश कर दें, है ना। तो उसके बाद में हो सकता है आप लोगों के लिए कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे वो आप लोगों के लिए लेकर के आया जाएगा। और वैसे भी आप लोगों को मैंने कल भी अनाउंस किया था, आफ्टर 1 मंथ के बाद में आपके एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगे हमारे प्यारे साथियों। चलिएगा आगाज करते हैं, प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं हम लोग। तो जाते जाते पिछली वीडियो के अंतर्गत तुम लोगों ने बेटा जी कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए होंगे, अगर आपको याद है तो, है ना। किस प्रकार से न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने सॉल्व करने थे वो तुम लोगों ने डिस्कस किए हैं, तो उसी के आगे अपने लेकर के चलते हैं आज। तो आज की क्लास भी आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी हमारे लिए। चलिएगा, कल आपने 1-2 डेफिनेशंस पढ़ ली थी बेटा, हीट कैपेसिटी की और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की और मोलर हीट कैपेसिटी की, है ना। तो याद रखना, अगर अपने बात करें बेटा जी हीट कैपेसिटी की, ऊष्माधारिता की अगर अपने बात करें तो उसके बारे में तुम लोगों ने पढ़ लिया था कि जिसको C से रिप्रेजेंट करते हैं, इट्स मीन C इज इक्वल टू क्या होगा, dQ/dt। पढ़ा था तुम लोगों ने। मतलब किसी भी सब्सटेंस का अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तुम्हें इंक्रीज करना है तो जितनी हीट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी उसको हम लोगों ने ऊष्माधारिता नाम दिया था। और यूनिट आप लोगों ने लिखी थी इसके बेटा जी जूल केल्विन इनवर्स, यही थी। अच्छा, फिर तुमने पढ़ा था बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ा था, है ना। विशिष्ट ऊष्माधारिता के बारे में जिन्होंने नहीं पढ़ा, मैं आप लोगों को ज्यादा पूरा डिटेल से नहीं बताऊंगा बेटा, आप लोग पिछली वीडियो देखना। इसको भी तुमने लिखा था बेटा जी C इज इक्वल टू dQ/dt, लेकिन इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज थी। इसमें हम लोगों ने जो मात्रा लेनी है, ग्राम अमाउंट जो लेनी है, वो पदार्थ की कितनी लेनी है बेटा, 1 ग्राम। सो जब 1 ग्राम सब्सटेंस की 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना हो तो जिस टेम्परेचर की या हीट की आवश्यकता पड़ती है उसको तुम क्या बोलोगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बात करें अगर अपने इसके बेटा जी किसके बारे में, यूनिट्स के बारे में बात करें तो जनरली इसकी यूनिट जूल केल्विन इनवर्स लिखी जाती है, लेकिन कई बार आप लोगों को यहां आप लोगों को ग्राम भी मिल जाएगा आप लोगों को। तो याद रखना कोई भी यूनिट आप लोग लिख सकते हो, जूल केल्विन इनवर्स भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के, या फिर जूल केल्विन इनवर्स पर ग्राम भी आप लोग इसके यूनिट्स जो है वो लिख सकते हो। ध्यान रखना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी का मतलब एक ही है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने मात्रा को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। इसके अलावा तुम लोगों ने मोलर हीट कैपेसिटी पढ़ा था, है ना। 1 मोल सब्सटेंस का इंक्रीज करने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो हीट कैपेसिटी होगी वो मोलर हीट कैपेसिटी होगी। ये सारी बातें तुम लोगों ने कल कर ली थी। आज आप लोगों को मैं जो बात बताने जा रहा हूं बेटा, आपके सिलेबस में मोस्टली हीट कैपेसिटी के बारे में है। आपके सिलेबस में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं दे रखी है, मोलर हीट कैपेसिटी नहीं दे रखी है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने डिस्कस करवा दी, आप लोगों ने कर ली। और हीट कैपेसिटी अपने इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा, नोट डाल के बात याद रखना बेटा, फिर अपने आगे चलते हैं, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपने। जो हीट कैपेसिटी है ना बेटा, हीट कैपेसिटी इज ओनली तो नहीं लिखेंगे, ओनली हटा दो। हीट कैपेसिटी इज फॉर डाइएटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक कंपाउंड्स। जो हीट कैपेसिटी है, जो ऊष्माधारिता है, वो मेरे प्यारे साथियों
द्विपरमाणु या बहुपरमाणुओं के लिए लागू होती है ना। हीट कैपेसिटी इज अप्लाई लिख सकते हो आप लोग, हीट कैपेसिटी इज अप्लाई फॉर डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक कंपाउंड्स, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसमें 2 एटम हो या 2 से ज्यादा एटम हो, उनके लिए तुम लोग हीट कैपेसिटी अप्लाई कर सकते हो। मोनो एटॉमिक के लिए हीट कैपेसिटी अप्लाई नहीं होती। तो इसी के साथ में दूसरा नोट डाल करके भी अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो लिख लेना बेटा जी, नोट नंबर दूसरा, ये पहला है, ये दूसरा नोट, हीट कैपेसिटी इज नॉट अप्लाई फॉर मोनोएटॉमिक कंपाउंड, फॉर मोनोएटॉमिक गैसेस। मोनोएटॉमिक गैसेस जो हैं उनके लिए हीट कैपेसिटी अप्लाई नहीं होगी, इस बात को याद रखना मेरे प्यारे साथियों। तो यहां से प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा, तो किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है? प्रश्न आप लोगों का मान लीजिएगा इस प्रकार से दे दिया आप लोगों को, फॉलोइंग द गैसेस which doesn't have heat capacity। निम्न में से या निम्न गैसों में से किसके लिए ऊष्माधारिता का मान नहीं होता या ऊष्माधारिता शून्य होती है? ऑप्शन अगर आप लोगों को दूं मैं, तो ए ऑप्शन दे दिया मैंने प्यारे साथियों H2, बी ऑप्शन दे दिया मैंने आपको O2, सी ऑप्शन दे दिया मैंने आपको CO2 और डी ऑप्शन दे दिया आप लोगों को मैंने हीलियम गैस। ये लो, अब आप लोगों को पता है, मैंने भी आपको बताया था बेटा, हीट कैपेसिटी जो है वो डाइएटॉमिक, ये डाइएटॉमिक है, ये भी डाइएटॉमिक है, 2 एटम आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे यहाँ पे बात करें अपने H और H सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, और यहाँ बात करें अपने डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है, और यहाँ पे जो पॉली एटम है बोले तो 2 से ज्यादा एटम है हमारे, लेकिन यहाँ पे अकेला एटम है हमारा हीलियम। तो याद रखना बेटा जी, जो हमारा मोनो एटॉमिक गैसेस होती हैं उनके लिए हीट कैपेसिटी जो होगी वो अप्लाई नहीं होती। आगे बात समझ में? तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आप लोगों को आएंगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मोनोएटॉमिक के लिए हीट कैपेसिटी अप्लाई नहीं होती, बट डाइएटॉमिक या फिर पॉलीएटॉमिक पर जो हीट कैपेसिटी जो है ऊष्माधारिता जो है वो अप्लाई होगी। आगे बात समझ में? चलिएगा नेक्स्ट आगे चलते हैं अपने। ये हमारे हीट कैपेसिटी के बारे में बात हुई। आज बात करेंगे अपने बेटा जी स्पॉन्टेनिटी के बारे में। स्पॉन्टेनिटी के बारे में बात करेंगे अपने, स्वतः परिवर्तिता के बारे में, स्वतः परिवर्तिता के बारे में बात करेंगे अपने। क्या होती है ये स्पॉन्टेनिटी, है ना? प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये तमाम बातें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जो नहीं जुड़े हैं बेटा जी जल्दी से शेयर करो ताकि वो जल्दी से आ जाए। और ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इस पे आप लोगों का डेरिवेशन नहीं है ना, कुछ एक डेरिवेशन है और उसके बारे में ज्यादातर ये समझने वाला टॉपिक है, इसलिए थोड़ा इसको थोड़ा ध्यान से समझना आप लोग। स्वतः परिवर्तिता का मतलब क्या होता है? स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या होता है? कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जिनको चलाने के लिए अपने को किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो अपने आप चलते रहते हैं, है या नहीं? यानी कि ऐसे प्रोसेस जो ऑटोनोमस होते हैं, अपने आप चलते हैं अपने आप, तो वो प्रोसेस क्या कहलाते हैं? अपने स्पॉन्टेनियस कहलाते हैं। और जो प्रोसेस अपने आप नहीं चलते वो अस्वतः चलते हैं, अस्वतः होते हैं, सॉरी नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। तो जैसे अब आप लोग मान लीजिएगा बात करो किसकी बात करो, मान लीजिए अपने दूध ले लेते हैं, दूध के अंदर पानी मिक्स कर देते हैं अपने, है ना? अब पानी इसके अंदर डाल दिया दूध के अंदर, वैसे डालना तो नहीं चाहिए लेकिन अक्सर लोग जो है कई करते रहते हैं। तो मिल्क में अपने क्या डाल देते हैं अपने बेटा जी, मिल्क में अपने पानी डाल देते हैं अपने। अब जब डाल देने के बाद में अपने इसको मिक्स करने की जरूरत पड़ती है या अपने आप ही मिक्स हो जाता है? वो ऑटोनोमस अपने आप मिक्स हो जाता है। अब उसको अंदर अच्छी तरह से मिक्सअप करने की अपने को रिक्वायरमेंट नहीं है,
बस आपने क्या करें, दूध लीजिए, उसके अंदर पानी डाल दो और आप लोग देखोगे कि ये दोनों के दोनों जो है वो आपस में अपने आप ही सोल्यूबल हो जाएंगे, यानी कि वो प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस है। आ रही बात समझ में? अच्छा, अगर वो प्रोसेस अपने आप नहीं होता तो वो प्रोसेस क्या होता हमारा? नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। अब जैसे मान लीजिए अपने बात करते हैं नदी की, बात करें अपने, अब नदी जो पहाड़ों से ऊपर से नीचे आ रही है वो अपने आप आ रही है कि वो लेकर के आ रहा है? नहीं, वो अपने आप ग्रेविटी फोर्स के अकॉर्डिंग अपने आप आ रही है वो नीचे। तो वो प्रोसेस अपने आप ऑटोनोमस चल रहा है, वो स्पॉन्टेनियस है। इसके ऑपोजिट करवाएं तो कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे अपने। तो जो प्रोसेस अपने आप चलते हैं वो प्रोसेस क्या होते हैं? स्पॉन्टेनियस होते हैं। और जो प्रोसेस अपने आप नहीं चलते वो होते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस, अस्वतः परिवर्तिता या अस्वतः। तो उसी के बारे में आज अपने बात करेंगे बेटा जी, स्पॉन्टेनिटी के बारे में करें डिस्कस। आ जाओ। तो याद रखना बेटा जी, अगर कोई प्रोसेस फॉर द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, फॉर द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, डेल्टा जी का मतलब होता है गिब्स फ्री एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव। डेल्टा जी इज ऑलवेज नेगेटिव। अगर किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अगर चल रहा है, अपने आप प्रोसेस चल रहा है, तो उसके लिए डेल्टा जी बोले तो गिब्स एनर्जी का मान हमेशा क्या आएगा बेटा? नेगेटिव में आएगा। बात समझ आ रही? अगर डेल्टा जी का मतलब होता है गिब्स एनर्जी, अगर डेल्टा जी का मान अगर नेगेटिव आएगा तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, अपने आप चलेगा। यदि वो डेल्टा जी का मान पॉजिटिव आ जाए तो वो बेटा वो प्रोसेस क्या नहीं होगा? स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। तो इसी के साथ साथ में लगते हुए ये बात भी लिख सकते हैं अपने, इफ वैल्यू ऑफ डेल्टा जी बोले तो गिब्स एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी इज पॉजिटिव, then process is non spontaneous। बात समझ में आई? यदि डेल्टा जी का मान नेगेटिव है तो वो प्रोसेस स्वतः चलेगा, स्वतः होगा, स्वतः प्रक्रम होगा, अपने आप चलेगा। लेकिन यदि डेल्टा जी का मान पॉजिटिव आ गया मेरे प्यारे रसगुल्लो, तो वो प्रोसेस क्या होगा? अस्वतः होगा, वो अस्वतः प्रक्रम होगा, यानी कि वो प्रक्रम अपने आप नहीं चलेगा। उसको चलाने के लिए हमें एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी बेटा, इस बात को याद रखना। तो कहने की मेन बात क्या है? प्रोसेस अपने आप वही चलेगा जिसके लिए डेल्टा जी का मान नेगेटिव होगा, और अगर डेल्टा जी का मान पॉजिटिव आता है तो वो प्रोसेस अपने आप नहीं चलने वाला। अच्छा, कई बार क्या होगा, अच्छा डेल्टा जी का मान अगर पॉजिटिव भी ना हो, नेगेटिव भी ना हो, तो तीसरी कंडीशन आएगी कि अगर डेल्टा जी जीरो हो तो क्या होगा? तो उसके बारे में बात कर लेते हैं अपने। इफ डेल्टा जी इज जीरो, तो मेरे प्यारे साथियों अगर डेल्टा जी जीरो है तो ना तो वो उसका भाई है ना ये इसका भाई है, तो वो बीच में बैठा रहेगा, ना वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा और ना ही वो प्रोसेस क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। सो इन दिस कंडीशन व्हेन वैल्यू ऑफ द डेल्टा जी इज जीरो, देन द प्रोसेस इज इक्विलिब्रियम प्रोसेस। तो वो प्रोसेस हमारा इक्विलिब्रियम होगा, मतलब साम्यावस्था रहेगी। ना तो प्रोसेस फॉरवर्ड चलेगा, ना बैकवर्ड चलेगा, ना आगे चलेगा, ना पीछे चलेगा, हम तो बीच बेजार में बैठे रहेंगे। ये कौन कहने वाला है? ये डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो कहने वाला है। सो डेल्टा जी इज जीरो, देन प्रोसेस इज इक्विलिब्रियम। तो वो प्रोसेस क्या होगा बेटा? या द प्रोसेस इज इक्विलिब्रियम। तो वो प्रक्रम जो होगा वो साम्यावस्था पे रुका रहेगा। तो ये तीनों बातें जो है, ये तीनों बातें आप लोगों को काफी इंपॉर्टेंट याद रखनी है बेटा, कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होगा, अपने आप कब चलेगा। ये इक्विलिब्रियम का मतलब होता है साम्यावस्था, साम्यावस्था, साम्यावस्था। बात आ गई समझ में? सो तीनों बातों को मैं दोबारा वापस रिपीट कर रहा हूं।
अपने को पढ़ना क्या है, अपने को पढ़ना है अपने स्पॉन्टेनिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, स्वतः प्रवर्तिता के बारे में पढ़ रहे हैं कि प्रक्रम अपने आप चलने वाला है या अपने आप चलने वाला नहीं है। अगर प्रक्रम अपने आप चलने वाला है तो वो डिपेंड करेगा बेटा जी डेल्टा जी पर। किस पे डिपेंड करेगा? डेल्टा जी पे डिपेंड करेगा। आगे बात समझ में? अच्छा, अब डेल्टा जी पर कैसे डिपेंड करेगा वो अपने आगे पढ़ेंगे। अगर डेल्टा जी नेगेटिव आएगा तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा तो वो प्रोसेस हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। एंड इफ द डेल्टा जी जीरो, अगर जीरो होगा तो वो प्रोसेस बेटा इक्विलिब्रियम स्टेट पर रहेगा, हमारा साम्यावस्था पर रहेगा, ना तो चलेगा आगे ना चलेगा पीछे। अब अपने दिमाग में ये प्रश्न आता है कि डेल्टा जी का मान हमें कैसे पता चलेगा कि कब पॉजिटिव आ रहा है और डेल्टा जी का मान कब नेगेटिव आ रहा है ना? तो याद रखना बेटा जी, तो जो डेल्टा जी की जो वैल्यू है हमारी, उस डेल्टा जी की वैल्यू जो फाइंड की जाती है बेटा वो एंथैल्पी के बेसिस पर एंड ऑल्सो एंट्रोपी के बेसिस पर फाइंड की जाती है। तो ये छोटा सा फॉर्मूला है जिसको हम लोगों ने अच्छी तरह से याद रखना है। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इस फॉर्मूले के बेसिस पर अपने बता सकते हैं कि कब डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा और कब डेल्टा जी जीरो होगा और कब डेल्टा जी नेगेटिव होगा। यहां पे बेटा जी डेल्टा जी का मतलब क्या है? डेल्टा जी जो है वो है गिब्स फ्री एनर्जी। अच्छा, डेल्टा एच क्या चीज है बेटा? ये है एंथैल्पी, एंथैल्पी चेंजिंग कहो या एंथैल्पी कहो। अच्छा, टी क्या चीज है? टी है बेटा जी टेम्परेचर। क्या चीज है? टेम्परेचर, ताप। अच्छा, डेल्टा एस क्या चीज है? ये बेटा एंट्रोपी। ये क्या चीज है? एंट्रोपी। तो हमें क्या करना है, इन्हीं के बेसिस, इसी फॉर्मूले के बेसिस पर अपने को फाइंड करना है कि कब डेल्टा जी पॉजिटिव होगा और कब डेल्टा जी नेगेटिव होगा और कब क्या होगा। इस बात को अपने को अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला एक बार आप लोग याद कर लो बेटा जी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अपने बता सकते हैं कि प्रोसेस कब स्पॉन्टेनियस होगा और कब प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, एग्जांपल मैं बाद में लूंगा, पहले आइए इससे अपने रिलेटेड अपने केसेस करते हैं बेटा जी। केस नंबर फर्स्ट, लगभग 4 केस बनते हैं हमारे। 4 केस कौन कौन से बनते हैं? नंबर पहला केस, एक तो मैं उठा के लेकर आऊंगा डेल्टा एच को और एक उठा के लेके आऊंगा बेटा जी डेल्टा एस को। इन दोनों को उठा के लेकर के आएंगे अपने, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूं एक बार, ये लो इधर लिख देता हूं डेल्टा एस, इन दोनों को लेकर के आएंगे अपने। तो केस नंबर पहला तो ये बनेगा कि जब डेल्टा एच भी नेगेटिव हो, डेल्टा एस भी नेगेटिव हो, एंथैल्पी भी नेगेटिव हो और एंट्रोपी भी नेगेटिव हो, है ना। अच्छा, एंथैल्पी किसे कहते हैं तो पता ना आपको? एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? एंथैल्पी का मतलब होता है इंटरनल एनर्जी, जो तुमने पढ़ा था पिछली वीडियोस के अंदर, आप लोगों को अगर याद है तो। डेल्टा एच इज इक्वल टू ई प्लस डब्ल्यू आप लोगों को पढ़ाया था आप लोगों को, वो तो एंथैल्पी है, इंटरनल एनर्जी। अच्छा, डेल्टा एच मैं कहां लिखूं? चलो यहां लिख देता हूं, अगर चलो मैं आगे यही बता देता हूं। डेल्टा एच अगर बेटा जी नेगेटिव है ना तो वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा, ध्यान रखना। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है उष्माक्षेपी होगा, ठीक है ना। और अगर डेल्टा एच पॉजिटिव आ जाए तो वो एंडोथर्मिक होगा। तो पहला केस तो ये पढ़ेंगे। अच्छा, एंट्रोपी किसे कहते हैं पता? कि एंट्रोपी का मतलब क्या होता है? एंट्रोपी का मतलब होता है बिगड़ा हुआ रूप। हाँ, बिगड़ा हुआ का मतलब डिसऑर्डर। अगर कोई पदार्थ है, कोई सब्सटेंस है, बिल्कुल सिस्टमेटिक रूप से अरेंज हो तो उसकी एंट्रोपी बहुत कम है। और अगर उसी पदार्थ को अपने बिखेर दे, है ना, बिखेरने के बाद में उसका व्यवस्था बिल्कुल क्या हो चुकी है? गड़बड़ आ चुकी है, व्यवस्था अच्छी नहीं है, अब बिखेर दिया हम लोगों ने, इसका मतलब उसकी एंट्रोपी बढ़ गई। तो अव्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं? एंट्रोपी। व्यवस्था को नहीं, अव्यवस्था मतलब व्यवस्था को बिखेर दिया हमने, अव्यवस्थित कर दिया हम लोगों ने, डिसऑर्डर फॉर्म में पार्टिकल्स को लेकर के आगे। सो द डिसऑर्डर फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस इज नोन एज एंट्रोपी। पदार्थ की अव्यवस्था को अपने क्या कहते हैं? एंट्रोपी कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा केस ये पढ़ेगी कि जब डेल्टा एच पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव हो। दूसरा केस ये पढ़ेंगे। अच्छा, याद रखना डेल्टा एच अगर पॉजिटिव होगा तो मेरे पेरेंट्स बोलो वो प्रोसेस क्या होगा? एंडोथर्मिक होगा। ये कई बार पूछ लेते हैं आप लोगों से, लेकिन फिर भी याद रखना है अपने को कि डेल्टा एच अगर नेगेटिव है तो प्रोसेस कैसा होगा, डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा। अच्छा, तीसरा केस पढ़ेंगे, ये पॉजिटिव कर देना, ये नेगेटिव कर देना। चौथा केस पढ़ेंगे, इसको नेगेटिव कर देना, इसको पॉजिटिव कर देना। 4 केस बनाएंगे अपने, है ना।
इन चारों के चारों केसेस को अपने ध्यान से देखना है अपने। तो केस नंबर पहला मैं आगे लेके चल देता हूं बेटा, ये यहां अपने लेकर के चलते हैं, ठीक है। केस फर्स्ट, व्हेन डेल्टा एच नेगेटिव हो और डेल्टा एस भी क्या हो बेटा, इट्स ऑल्सो नेगेटिव, ये भी नेगेटिव हो, तो क्या होगा। देखो हम जानते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, है ना। अच्छा तुमने इसको भी क्या कर दिया, इसको भी नेगेटिव कर दिया। अच्छा इसको भी तुमने क्या करना है, इसको भी नेगेटिव करना है, इसको भी नेगेटिव करना है। आगे बात समझ में, दोनों नेगेटिव है। अच्छा इसके लिए कुछ कंडीशंस अपने अप्लाई कर देते हैं इधर। नंबर 1, 8 लो टेम्परेचर, निम्न ताप पर, यानी कि ताप क्या हो, कम हो, निम्न ताप पर। अगर ताप कम है बेटा, टी बोले तो टेम्परेचर ये कम है, अगर टेम्परेचर कम है तो मेरे रसगुल्लो डेल्टा एच का मान टी डेल्टा एस से ज्यादा होगा कि नहीं होगा। हाँ देखो लो टेम्परेचर है, टेम्परेचर अगर लो है तो डेल्टा एच का मान, इसका मान ज्यादा होगा, टेम्परेचर कम है तो ये वैल्यू कम आएगी और ये वैल्यू ज्यादा आएगी। अगर ये वैल्यू ज्यादा आएगी तो डेल्टा एच किस में बेटा, नेगेटिव में। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो मेरे प्यारे साथियों इस कंडीशन में डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव। सो बात समझ आई कि नहीं है। तो याद रखना इसके लिए डेल्टा जी अगर नेगेटिव आ गए तो प्रोसेस कैसा होगा बेटा, हाँ स्पॉन्टेनियस। आई बात समझ में। अच्छा टेम्परेचर हाई कर दो, नंबर सेकंड बात करते हैं अपने। 8 हाई टेम्परेचर, अच्छा टेम्परेचर हाई कर दो, टेम्परेचर फुल कर दो आप उच्च ताप पर। अच्छा टेम्परेचर तुमने हाई कर दिया तो मेरे रसगुल्लो अब वैल्यू किसकी ज्यादा हो गई, इसकी वैल्यू ज्यादा हो गई। टेम्परेचर तुमने हाई कर दिया, टेम्परेचर हाई कर दिया तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, जब इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो ये वैल्यू भी किसमें, माइनस में है, अब वैल्यू ये कम होगी। अच्छा इसमें से ये वाली वैल्यूज अगर देखोगे तब भी डेल्टा जी किस में आएगा मेरे रसगुल्लो, और तब भी डेल्टा जी किस में आएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव। इसका मतलब तब भी हमारा जो प्रोसेस होगा वो कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस, स्वतः होगा, अपने आप होगा। अच्छा तीसरी बात करते हैं अपने। 8 इक्विलिब्रियम। अब तुमने क्या किया, टेम्परेचर को हम लोगों ने कांस्टेंट रखा, लिख दो, ये ऐसे लिख देते हैं अपने, ठीक है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, ठीक है ना। टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं की तुमने, अगर टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं की तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा एस कट जाएगा, तो उस कंडीशन में हमारा डेल्टा जी जो होगा वो बेटा जीरो होगा, और जीरो अगर होगा तो वो प्रोसेस हमारा कौन सी कंडीशन में रहेगा, तो उस कंडीशन में डेल्टा जी इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा। ये बात समझ आई। ये तीनों बातें हम इसी के बेसिस पर निकाली, इसी फॉर्मूले के बेसिस पर। तो याद रखना मेरे प्यारे साथियों, इस प्रोसेस के लिए जो डेल्टा जी आएगा हमारा वो किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, और नेगेटिव में आएगा तो प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो इन तीनों बातों को देखो, इन तीनों बातों को हमने इस पे फॉलो की हुई है। तो याद रखना बेटा जी, डेल्टा जी अगर नेगेटिव आता है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, और डेल्टा जी नेगेटिव कैसे आ गया, इस प्रकार से आया, ऐसे। अच्छा केस नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब आप क्या करो, इसको पॉजिटिव मानो, इसको भी पॉजिटिव मानो। केस नंबर दूसरा मैंने जो समझाया था आप लोगों को ये रहा। अब हमने डेल्टा एच को भी पॉजिटिव मान लेना है, डेल्टा एस को भी पॉजिटिव मान लेना है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, केस नंबर दूसरा देखो बाप, केस सेकंड है ना, व्हेन डेल्टा एच इज इक्वल टू पॉजिटिव हो एंड डेल्टा एस ऑल्सो पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव लेकर के आगे। और हम जानते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, डेल्टा एच माइनस सॉरी टी डेल्टा एस। बात आई समझ में। अच्छा इसको भी अब तुमने क्या मान लेना है, पॉजिटिव, इसको भी क्या मान लो, ये भी पॉजिटिव है, अब दोनों पॉजिटिव है। अब उस कंडीशन में क्या होगा,
उस कंडीशन में भी वही बातें करनी है। एट लो टेम्परेचर, अच्छा ताप कम है, पहली बात निम्न ताप पर, ताप कम कर दो आप, निम्न ताप कम है, टेम्परेचर कम है, टी की वैल्यू कम है, अगर टी की वैल्यू कम है तो ये वैल्यू कम हो जाएगी पूरी, अगर ये वैल्यू पूरी की पूरी कम हो जाएगी तो डेल्टा एच ज्यादा होगा, डेल्टा एच ज्यादा हो तो डेल्टा एच किस में, पॉजिटिव में, यानी कि जब डेल्टा एच का मान टी डेल्टा एच से ज्यादा होगा तो डेल्टा एच किस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव में आ रहा है तो डेल्टा जी भी क्या आएगा बेटा, हाँ तो डेल्टा जी, सो डेल्टा जी इज इक्वल टू पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो प्रोसेस कैसा होगा मेरे रसगुल्लो, तो वो होगा नॉन स्पॉन्टेनियस। बात समझ आई कि नहीं आई? अच्छा टेम्परेचर तुम लोग हाई कर दो, नंबर सेकंड कंडीशन, एट हाई टेम्परेचर, उच्च ताप पर, अब टेम्परेचर तुम लोग बढ़ा दो, अब जब टेम्परेचर तुम लोग बढ़ाओगे तो ये टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, जब ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो ये वैल्यू क्या होगी, छोटी, यानी कि डेल्टा एच जो है इससे बड़ा कर दो आप लोग डेल्टा टी डेल्टा एस। अच्छा इसकी वैल्यू तुमने क्या कर दी, बढ़ा दी, डेल्टा एस बढ़ा दिया, ज्यादा है, अच्छा टेम्परेचर ज्यादा है, अरे रसगुल्लो टेम्परेचर ज्यादा है, देखो जरा सामने, टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ये पूरी वैल्यू बड़ी आएगी कि नहीं आएगी, नेगेटिव में बड़ी आ जाएगी वैल्यू, अगर नेगेटिव में बड़ी आ जाएगी तो ये छोटी वैल्यू है, तो डेल्टा जी किस में आएगा हमारा, सो डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव। अरे समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा तो ये देखो बेटा मैंने क्या कहा, टी डेल्टा इसका मान बड़ा है, अगर ये 10 मान लो, इसको 5 मान लो तो रखो यहां पे, तो 5 माइनस 10, 5 में से -10 गया तो कितना बचेगा, -5, माइनस में आ रही कि नहीं वैल्यू, नहीं आ रही, तो डेल्टा नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब मेरे प्यारे रसगुल्लो ये प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। बात आगे समझ में? अच्छा एक लगता है मैंने पीछे आप लोगों को गलत बता दिया, कौन सा बताया, डेल्टा एस वाला नेगेटिव वाला बता दिया आप लोगों का, कहां गया, ये रहा, है ना, हाँ इसको देखो जरा, इसकी वैल्यू नेगेटिव में हो तो ये नेगेटिव की वैल्यू नेगेटिव में प्लस हो जाएगी ना आप लोगों की, ये वाली तो वैल्यू प्लस में आएगी तो डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव कर लेना बेटा, यहां पे दिमाग से निकल गया, पॉजिटिव होगा तो प्रोसेस कैसा होगा हमारा, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। अच्छा नेक्स्ट आगे चलते हैं अब अपने नंबर, नेक्स्ट थर्ड बात करते हैं अपने, 8 कांस्टेंट टेम्परेचर, स्थिर ताप पर, अब टेम्परेचर तुमने कांस्टेंट कर दिया, जब टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं करनी है, तो डेल्टा एच का मान डेल्टा एस के बराबर आएगा, तो उस कंडीशन में डेल्टा जी जो होगा वो बेटा जी पॉजिटिव होगा, इसका मतलब वो प्रोसेस जो होगा हमारा वो कहां होगा, 8 इक्विलिब्रियम पर आएगा कि नहीं आएगा, साम्यावस्था पर आएगा। तो देखो इनके लिए बेटा जी डेल्टा जी जो है अगर वो पॉजिटिव नेगेटिव आएगा तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, अगर डेल्टा जी बेटा जी पॉजिटिव आ जाता है तो वो प्रोसेस कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, जो हमने अपने डिस्कस किया। अब केस नंबर तीसरा लेकर के चलते हैं अपने, केस नंबर तीसरा लेकर चलते हैं, अब डेल्टा एच को लेकर क्या हुआ, पॉजिटिव, और डेल्टा एस को लेकर आओ नेगेटिव, इसको लेकर आओ, तो अपने जानते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये होगा। अच्छा इसको भी तुमने पॉजिटिव मान, इसको तुमने अब नेगेटिव मान लिया, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, अब क्या होगा, अब देखो, अब थोड़ा ध्यान देखना सामने, टेम्परेचर तुम लोग लो कर दो, टेम्परेचर क्या कर दो, लो, ठीक है ना, टेम्परेचर लो कर दिया, ठीक है, हमने टेम्परेचर लो कर दिया लो, जब टेम्परेचर लो कर दिया तुमने तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, और ये वाली वैल्यू क्या होगी, ज्यादा,
डेल्टा एच किस में आएगा? पॉजिटिव। तो डेल्टा जी किस में आएगा बेटा? डेल्टा जी किस में आएगा? पॉजिटिव में। प्रोसेस कैसा होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। अच्छा, हाई करो टेम्परेचर, टेम्परेचर हाई कर दो। टेम्परेचर हाई कर दिया तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी बेटा? टेम्परेचर तुमने हाई कर दिया तो ये वाले पॉजिटिव नेगेटिव में, ये वाली वैल्यू, ये नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और आगे वाला भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव सारा प्लस हो जाएगा। और जब सारा प्लस हो जाएगा तब भी हमारा डेल्टा जी किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। मतलब इसका ये हुआ कि इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में, इन दिस कंडीशन एट low temperature and high temperature, delta G is always positive. So process is non spontaneous. तो जब डेल्टा एच का मान पॉजिटिव आएगा, डेल्टा एस का मान नेगेटिव होगा, तब चाहे टेम्परेचर हाई हो चाहे टेम्परेचर लेस हो, हर कंडीशन के अंदर प्रोसेस हमारा कैसा होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ध्यान रखना। ये केस नंबर हमारा तीसरा हो गया। अच्छा, लास्ट एंड फाइनल केस की बात करते हैं अपने। अब केस नंबर फोर्थ की बात करें अगर अपने बेटा, केस नंबर फोर्थ की बात करें। अच्छा, अब अपने क्या करें? डेल्टा एच को कर देते हैं नेगेटिव और डेल्टा एस को कर देते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लो पॉजिटिव। और अपने जानते हैं डेल्टा जी बराबर में क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। अब तुम लोग क्या करो, देखो। अच्छा, यहां पे डेल्टा एच कैसा है? नेगेटिव। और डेल्टा एस किस में लेकर के आना है? पॉजिटिव में लेकर के आना है। पहले तुम लोग करो लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर देखो, लो टेम्परेचर, जब टेम्परेचर क्या हो? लो। टेम्परेचर लो कर दिया तुमने तो ये वाली वैल्यू जो आएगी, ये देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये वाली वैल्यू किस में आएगी? कम आएगी। माइनस में कम है, लेकिन ये वाली वैल्यू क्या है? ज्यादा। तो ये वाली वैल्यू भी माइनस में है, ये वाली वैल्यू भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। वही तो डेल्टा जी किस में आएगा? डेल्टा जी मेरे पैरेंट्स बोलो नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब प्रोसेस कैसा होगा हमारा? स्पॉन्टेनियस। अच्छा, अब आपने टेम्परेचर हाई कर दो। टेम्परेचर हाई करके देखो जरा। लो टेम्परेचर मैंने हाई कर दिया। अच्छा, टेम्परेचर मैंने हाई कर दिया, ये वाली वैल्यू प्लस में है और प्लस का मल्टीपल माइनस के साथ करोगे तो माइनस आएगा। तो ये वाली वैल्यू पूरी माइनस में और आगे वाली वैल्यू भी किसमें पड़ी है? माइनस। माइनस माइनस तब भी क्या आ जाएगा? डेल्टा एच। सो डेल्टा जी तब भी क्या होगा? माइनस में। तब भी प्रोसेस क्या होगा? स्पॉन्टेनियस। इसका मीन ये हुआ कि अगर हमारा डेल्टा एच नेगेटिव हो और डेल्टा एस पॉजिटिव हो, तब टेम्परेचर चाहे लो हो, चाहे टेम्परेचर हमारा हाई हो, चाहे टेम्परेचर हमारा मॉडरेट हो, मध्य वाला हो, कोई सा भी टेम्परेचर हो, उस कंडीशन के अंदर मेरे प्यारे साथियों डेल्टा जी हमेशा किस में आएगा? नेगेटिव। तो लिखने की बात अगर तुम लोग लिखना चाहो तो यहां लिख देते हैं, इन दिस कंडीशन डेल्टा जी, अच्छा सीधा लिख देते हैं, इन दिस कंडीशन at low temperature and at high temperature डेल्टा जी हमेशा किस में आएगा? डेल्टा जी is always negative. So process is स्पॉन्टेनियस। बात आगे समझ में? तो प्रोसेस क्या होगा बेटा? स्पॉन्टेनियस होगा हमारा प्रोसेस। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये पता चल गया होगा, चारों के चारों केसेस आप लोगों को पता चल गया होगा कि कब प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस होगा और कब हमारा प्रोसेस जो होगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ये बस आज अपने बस ये चीजें डिस्कस की हैं, स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या होता है ना। अच्छा, एग्जाम्पल आप लोगों को कैसे देगा वो? जैसे एग्जाम्पल आपको ये दे देगा। अब आप लोगों से मैं एक दो एग्जाम्पल पूछ लेता हूं। ये लो melting of H2O at 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर। अच्छा, यहां पे
H2O मत लिखो, यहां पे लिखो आइस। 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर बर्फ का पिघलना। देखो 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर तुम लोगों ने बर्फ रख दी, क्या वो बर्फ अपने आप पिघलेगी? क्या बिल्कुल अपने आप पिघलेगी। टेम्परेचर कितना, माइनस में नहीं है, प्लस में है। अरे 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बनना शुरू होती है, लेकिन टेम्परेचर 10 डिग्री दे रखा तुमने। देखो तो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मेरे प्यारे रसगुल्लो आइस अपने आप क्या होती है, मेल्ट होती है। यानी कि ये प्रोसेस जो होगा हमारा वो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। ऐसे प्रश्न पूछेंगे हमारे। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं आप लोगों से, ये लो मेल्टिंग ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब मुझे बताओ जरा, ये प्रोसेस अपने आप होगा क्या? -10 डिग्री सेल्सियस ताप पर बर्फ का पिघलना, क्या बर्फ -10 डिग्री सेल्सियस ताप पर पिघलेगी? क्या बिल्कुल नहीं पिघलेगी, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर तो बर्फ बनना शुरू हो जाती है। 0 से -1, -2, -5, -10 दोगे तो बर्फ ठोस पड़ी रहेगी, मेल्ट थोड़ी ना होगी। तो क्या ये प्रोसेस अपने आप चलेगा? क्या नहीं चलेगा। तो ये प्रोसेस मेरे प्यारे रसगुल्लो, ये प्रोसेस जो है वो कैसा होगा हमारा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। मेरे ख्याल से अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है या नहीं है? अच्छा एक और लिख देता हूं मैं, ये लो फ्रीजिंग ऑफ H2O एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये लो 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का जमना या हिमांक या ठंडा होना, फ्रीजिंग होना। क्या पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे जमना शुरू हो जाता है? क्या बिल्कुल हो जाता है। और जब 0 डिग्री सेल्सियस पे जमना शुरू हो जाता है तो मेरे ख्याल से ये प्रोसेस अपने आप चलेगा कि नहीं चलेगा? बस टेम्परेचर तुम लोग कितना कर दो, 0 डिग्री सेल्सियस, तो स्पॉन्टेनियस। तो इस टाइप के प्रश्न आते हैं बेटा जी हमारे सामने कि कौन सा प्रोसेस ऑटोनॉमस होगा, कौन सा ऑटोनॉमस नहीं होगा। और याद रखना जो नेचुरल प्रोसेस होते हैं ना हमारे, नेचुरल जो प्रकृति में अपने आप जो नेचुरल प्रोसेस होते हैं, प्रकृति में चलने वाले प्रोसेस, वो सारे के सारे क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं। ध्यान रखना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को क्वेश्चन भी पता चल गया होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ये टॉपिक हमारा ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ डेल्टा जी की वैल्यू कब नेगेटिव में आएगी, कब पॉजिटिव में आएगी, वो वाला टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो वहां से क्वेश्चन आप लोगों को पुटअप हो सकता है। ठीक है बेटा जी। तो अगली क्लास में अपने क्या देखेंगे, अगली क्लास में अपने काफी इंपोर्टेंट डेफिनेशन पढ़ेंगे अपने। और अगली क्लास की अगर अपने बात करें तो अगली क्लास में जो क्वेश्चंस बनेंगे वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे जो हर साल आप लोगों को कंपटीशन एग्जामों में देखने को मिल सकते हैं। और या फिर मेरे प्यारे रसगुल्लो जैसे एनुअल एग्जाम आप लोगों का आने वाला है तो उसमें भी आप लोगों को उसमें से डेफिनेशंस कुछ देखने को मिल सकती है। तो अगली क्लास में वो डेफिनेशन डिस्कस करेंगे अपने। तो मिलते हैं अपने कल की वीडियो के अंतर्गत। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।